Okay, so right now, definite integration. देखो नाम से ही पता चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन मींस ऐसा इंटीग्रेशन जिसके आंसर जो है हमारे पास डेफिनेट आएगा, मतलब एक फिक्स्ड आंसर आएगा, इट विल नॉट बी इनडेफिनेट। ठीक है, दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो अच्छा, अपनी एनसीईआरटी में डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत ही कम दिया हुआ है, दैट इज ओनली मतलब एक दो एक्सरसाइजेज एंड प्रॉपर्टीज के लिए की एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनडेफिनेट में काफी सारा वाइड वेरिएशन में था सारी चीजें, लेकिन डेफिनेट में इट इज क्वाइट लेस, सो वी हैव टू डू अ लिटिल बिट मोर, है ना, एज कंपेयर टू व्हाट इज गिवन देयर। सो देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उसका मीनिंग क्या होता है, बेसिकली हम उसको समझते हैं। पहले तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास क्या होता था, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारे पास होता था, मान लीजिए एफ एक्स डी एक्स है और हम उसको इंटीग्रेट करते थे, तो हमारे पास नया फंक्शन आ गया कैपिटल एफ एक्स और फिर कुछ कांस्टेंट आता था। इस कांस्टेंट की वजह से द रिजल्ट वाज नॉट अ डेफिनेट, इट वाज अ इनडेफिनेट रिजल्ट। ओके, नाउ डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में वी हैव गॉट सर्टेन लिमिट्स। ठीक है, जैसे कि मान लो यही हमारे पास है, दिस इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन यही आएगा, एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट्स ही आएगा, बस वी हैव टू पुट सम लिमिट्स, दैट लिमिट्स आर ए टू बी। तो इंटीग्रेट करके वही आएगा, बट वी हैव टू पुट सम लिमिट्स। अच्छा, ये लिमिट्स पुट करने का जो रूल है दैट इज कॉल्ड एज लिबनिटीज रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, लिबनिटीज रूल है ये। ठीक है, फिर उसमें इस रूल में क्या है, जो भी यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया हमने उसमें फिर x वेरिएबल की जगह पहले b डालो, तो आपके पास आ जाएगा कैपिटल एफ बी प्लस सी माइनस, फिर यहाँ पर इस पूरे के अंदर a डालो, तो वो आपके पास आ जाएगा कैपिटल एफ ए प्लस सी। जब इसको ओपन करेंगे प्लस सी माइनस सी विल गेट कैंसिल, सो यू विल बी हैविंग इट एज एफ बी माइनस एफ ए। So this will come out to be a fixed result. It is not going to be something like that कि भाई not fixed, है ना, it will give you a definite result. That's why it is called as a definite integration. Simple and fine. ठीक है, तो सबसे पहले हम यही सीखेंगे कि लिमिट कैसे डालते हैं, फिर हम वो थोड़ा सा सीख लेते हैं। ठीक है, और उसको सीख के फिर हमारे को थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है, वैसे तो हम फिजिक्स में सीखते रहते हैं ये सब चीजें, ठीक है, लेकिन तब भी यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, e की पावर x dx। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर नेक्स्ट हमारे, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो e की पावर x dx 0 to 1 है। ठीक है, तो ये सिंपल सा रूल जो है, लिमिट्स वाला जो रूल है, जिसको कि लिबनिटीज रूल हम कह रहे हैं, हाउ कैन वी अप्लाई दैट। ठीक है, हाउ डू वी अप्लाई दिस। तो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो e की पावर x ही होता है, फिर यहाँ पे ऐसे लिमिट्स रखते हैं 0 to 1। ये जो लिमिट्स होती है 0 से 1, ये x की वैल्यूज होती है कि x कहां से कहां वेरी कर रहा है। ठीक है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, ये जो x यहाँ पे जो dx है, ये वाला x, ठीक है ना, दिस x, दिस इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल मतलब हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो वाला वेरिएबल। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इज दैट वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, तो ये हमारे को क्या बताता है, ये हमारे को ये बताता है कि भाई हमारा जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है
उसकी वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है। तो यहां पर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो है दैट इज अवर x, क्योंकि यहाँ पे dx है तो x की वैल्यू 0 से 1 वेरी कर रही है। तो अब यहाँ पे x की फर्स्ट अपर लिमिट डालेंगे, दैट विल बी e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 इज 1, so इट विल बी e माइनस 1, ये आंसर आ गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे पास ये इस तरीके से ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx पाई बाई 4 से लेकर पाई बाई 3 तक, ठीक है। तो यहां पर भी ये जो पाई बाई 4 से पाई बाई 3 है, ये x की वेरिएबिलिटी है कि x कहां से कहां वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, साइन x का आपको पता है इट इज माइनस कॉस x एंड द लिमिट्स विल बी पाई बाई 4 टू पाई बाई 3। तो पहले अपर लिमिट डाल दो, तो माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 3 माइनस, फिर लोअर लिमिट डाल दो तो माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 4। कॉस ऑफ पाई बाई 3 इज 1/2, तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस, तो ये बचेगा प्लस 1/2। दिस इज द आंसर, ठीक है। सो लिबनिट्ज रूल इज वेरी सिंपल, हाउ टू पुट द लिमिट्स। अच्छा, फिर जैसे अपना वो होता है, नेक्स्ट एग्जांपल ये ले लेते हैं। चलिए, लेट अस सपोज वी हैव गॉट x sin x, जिसमें हमारा बाय पार्ट्स लग जाए x sin x एंड लेट अस टेक इट फ्रॉम पाई बाई 2 टू पाई बाई 3, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड, पाई बाई 2 टू पाई बाई 3। नाउ व्हाट, अब यहां पे आपका बाय पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन is your x, ठीक है, first function is x and integration of second function, that is integration of sin x, ठीक है, sin x dx minus integration of differentiation of x, that is 1, differentiation of x, that is 1 and integration of sin x, यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अच्छा, अब ये लिमिट्स कहां कहां जाएगी, देखो जो तो ये वाला इंटीग्रेशन है, इसमें लिमिट्स आपके पास आएगी पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 3, क्योंकि जब ये इंटीग्रेट होगा तो फाइनली फिर लिमिट्स डालेंगी पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 3, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो यहां पर है, यहां पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट्स को पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 3, यू कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है। बेसिकली आपको लिमिट्स तब डाल दिए जब आपने इंटीग्रेशन कर लिया, जैसे sin x का माइनस कॉस एक्स हो गया तो माइनस एक्स कॉस एक्स। अब आपको यहाँ पे लिमिट्स डालनी है पाई बाई 2 टू पाई बाई 3 माइनस, अच्छा sin x का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन पाई बाई 2 टू पाई बाई 3 माइनस कॉस एक्स हो गया, dx हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फिर से इंटीग्रेशन होगा, फिर जो आएगा फिर लिमिट डालेंगे, बीच में नहीं डालेंगे, ठीक है। तो लिमिट डालना सीखना बड़ा जरूरी है कि कैसे, माइनस एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पे जो लिमिट हो जाएंगी ये हो जाएगी पाई बाई 2 टू पाई बाई 3, ये हो गई, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और ये इंटीग्रेशन, और अच्छा कॉस एक्स का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स होता है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो हो जाएंगे आपके पास पाई बाई 2 टू पाई बाई 3। तो जब हम बाई पार्ट्स कर रहे हैं तो लिमिट्स कैसे डालनी है वो चीज मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो लिमिट्स इस तरीके से डालनी है, मतलब पहले पूरा यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे तो इस टर्म में लिमिट ऐसे डालेंगे, फिर यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे तो इस टर्म में लिमिट ऐसे डालेंगे, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपने यहाँ लिमिट्स नहीं रखनी है तो आप लिमिट्स इस पूरे के बाहर रखो, आप लिमिट्स इस पूरे के बाहर रखो, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस स्टेप को आप ऐसे लिख सकते हो, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, और इस पूरे के बाहर लिमिट्स पाई बाई 2 टू पाई बाई 3। तो बेस्ट मेथड तो यही है समझने के लिए, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, मतलब पूरा बाई पार्ट्स कर लेंगे, उसके बाद लिमिट डालेंगे, बेसिकली मुद्दा ये। अदरवाइज अगर आपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में अलग अलग डालना हो तो फर्स्ट टर्म को पूरा कर लो, उसके बाद लिमिट, सेकंड टर्म को पूरा इंटीग्रेट कर लो, फिर उसके बाद लिमिट, ठीक है।
सबसे एंड में, ठीक है। फिर बाकी लिमिट डालना आसान है, जैसे अब यहाँ पे डाल देते हैं π/3 डालेंगे। माइनस साइन को आप यहाँ ब्रैकेट से बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको और थोड़ा सा और इजी करना हो तो माइनस साइन बाहर लिया जा सकता है, तो माइनस साइन हमने बाहर ले लिया। x की जगह पे π/3 cos ऑफ π/3 दैट विल बी 1/2 माइनस π/2 x की जगह पे π/2 cos ऑफ π/2 इज 0 प्लस साइन x की जगह पे π/3, तो साइन ऑफ π/3 इज √3/2 माइनस साइन ऑफ π/2 इज 1। So that's it. This is your answer. So you can write it like this. ये आ जाएगा minus π/6 and minus π/6 plus √3/2 minus 1. This is the final answer. इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऐसे करके, अच्छा कभी आपको ऐसा आ जाए कि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल ही अलग हो, जैसे हर जगह पे जो dx होता है ना, dx में यहां जो x होता है दिस इज एक्चुअली द इंटीग्रेटिंग वेरिएबल। लेकिन अगर कभी ऐसा आ जाए, मान लो आपको आ जाए इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 और यहां पे आ जाए लेट अस सपोज x² d ऑफ ln x, ऐसे करके आ जाए, या फिर ऐसे आ जाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इससे, इंटीग्रेशन sin x d ऑफ sin x एंड यहां पर लिखा हो x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 1, इस तरीके से हो। ये दो क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। पहले भी हमने इंडेफिनिट में भी इस टाइप का क्वेश्चन देखा है, अगर dx की जगह पे d ऑफ ln x हो तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। बट यहां पे हमें लिमिट्स की बात करनी है। देखो इस वाले क्वेश्चन में ये डिफाइंड है कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, मतलब ये जो लोअर लिमिट 0 से 1 है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x इज वैल्यूइंग फ्रॉम 0 टू 1। ऑल्दो यहां पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल इज sin x, वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू sin x, इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू sin x, ठीक है। और यहां पे जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है उसकी लिमिट्स नहीं है, ये उसकी लिमिट्स नहीं है, ये किसकी लिमिट्स है, ये x की लिमिट है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां पर 1 to 2 है, तो जब यहां पे स्पेसिफाइड नहीं है कि ये सिर्फ 1 to 2 लिखा है, तो ये डेफिनेटली 1 और 2 इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की लिमिट्स है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की वैल्यूज है। और इंटीग्रेटिंग वेरिएबल यहां पे x नहीं है इस क्वेश्चन में, यहां पर क्या है, log x है। यहां इंटीग्रेटिंग वेरिएबल log x है, यहां इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो है वो sin x है। तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल जो है, इंटीग्रेटिंग वेरिएबल में अगर इंटीग्रेटिंग वेरिएबल वो चेंज कर दे, है ना, जैसे यहां पर dx था तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल वाज x, तो उसकी जगह पे अगर वो log x कर दें और यहां पर कुछ भी लिमिट हो और कुछ भी लिमिट लिखी हो लेकिन स्पेसिफाइड ना हो, स्पेसिफाइड जैसे यहां पर स्पेसिफाइड है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, लेकिन यहां पे कुछ भी नहीं है, बस लिमिट डाल दी, बट इट इज नॉट स्पेसिफाइड। तो वन थिंग इज दैट शो दैट दिस लिमिट इज डेफिनेटली ऑफ द log x, मतलब log x की वैल्यू 1, log x की वैल्यू 2, ये माना जाएगा अगर स्पेसिफाइड ना हो। अब यहां पर स्पेसिफाइड है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, तो यहां पे बेशक इंटीग्रेटिंग वेरिएबल sin x है लेकिन ये लिमिट्स x की है। तो दोनों क्वेश्चंस को करने की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है, वो थोड़ी सी अलग होगी, वो मैं आपको यहां बता देता हूं। देखो अभी दोनों क्वेश्चंस को हम यहां पे साइड बाय साइड करते हैं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर जो आपके पास है, ये जो x की वैल्यू है, ये log x की वैल्यू 1 है, ठीक है। अच्छा इसको लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, तो पता ही होता है, ठीक है। और हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x², अच्छा d ऑफ ln x, d ऑफ ln x क्या होता है, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x dx हो जाएगा, फिर साथ में dx भी आएगा, इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, 1/x dx। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है, अब हमने इंटीग्रेटिंग वेरिएबल log x से x में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन यहां पे लिमिट जो 1 और 2 थी वो अब 1 और 2 नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि वो लिमिट log x की थी। अच्छा जब log x 1 है
लोअर लिमिट पे जब log x 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x क्या होगा, इसका मतलब x यहाँ पे बेसिकली बेस e होता है, e उधर जाएगा तो x हो जाएगा e की पावर 1, और जब log x जो है वो 2 है जो कि अपर लिमिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे e इधर आएगा तो ये आ जाएगा e की पावर 2। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे d ऑफ ln x निकाल दिया, दैट इज 1 अपॉन x dx, और अब हमने यहाँ पे लिमिट्स चेंज कर दी क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल अब x हो चुका है, तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल x की वैल्यू e की पावर 1 से लेकर e की पावर 2 तक वेरी कर रही है, यानी e से लेकर e स्क्वायर तक वेरी कर रही है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर दिया, लिमिट्स बदल दी, क्योंकि इंटीग्रेटिंग वेरिएबल भी बदल गया ना, log x से वो dx बदल गया। अब इस x से ये x कैंसिल, अब हमारे पास क्वेश्चन तो एकदम इजी है, e से लेकर e स्क्वायर तक लिमिट्स है और यहाँ पे है x dx, e से लेकर e स्क्वायर तक लिमिट्स है x dx का इंटीग्रेशन आपको आता है, दैट इज x स्क्वायर बाय 2, और फिर यहाँ पर लिमिट्स डालेंगे e से लेकर e स्क्वायर तक। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, 1/2 बाहर, e की e स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डालो e की पावर 4 माइनस फिर e की वैल्यू डालो तो ये आ जाएगा e की पावर 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो यहां पर ये जो लिमिट्स थी 1 और 2, these were the values of log x, but in this question these are the values of x। ये जो हमारे पास है x is equal to 0 और x is equal to 1 है, ठीक है, तो x लिखना भी जरूरी नहीं है, आप 0 to 1 लिख सकते हैं। जब आपको क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया x is equal to 0 x is equal to 1, आप 0 to 1 लिख सकते हैं। अच्छा, अब sin x यहां पर हमारे पास ऑलरेडी है, sin x हमारे पास है, d of sin x क्या होगा, that will be different derivative of sin x is cos x, so it will be cos x dx, ठीक है, so it will be cos x dx, और इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें वैसे हम ये भी कर सकते थे, देखो d of sin x जो है ना, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि हमारे को cos x इसको लिखना ही है, ठीक है। आपको पता है ना कि भाई यहां पे भी sin x है और यहां पे भी sin x है, तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 0 to 1, नॉट 0 to 1, इंटीग्रेशन का साइन को हटा देंगे ना, हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं sin x की पावर 1 plus 1 divided by 1 plus 1 and limit will be 0 to 1। We can write it like this because यहां पे d sin x है, ठीक है ना। इट इज वेरी सिमिलर टू दैट थिंग, अगर x dx हो, अब x dx है तो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल भी x है और इंटीग्रेट करना है जिसको है वो भी x है, तो x स्क्वायर बाय 2 बनता है। यहाँ पे भी x की जगह पे अगर यहाँ sin x लिख दें और यहाँ पे भी x की जगह पे sin x, तो ये दोनों तो सेम ही क्वेश्चन है बेसिकली, दे आर नॉट डिफरेंट क्वेश्चंस। तो x dx की जो इंटीग्रेशन होती है वही sin x d ऑफ sin x की भी होगी, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, ये ज्यादा आसान हो जाएगा। और यहां पे जो ये लिमिट्स है 0 से 1 वो x की ही है, वो x की ही है, तो यहां पर आपके पास 1/2 बाहर आ गया, अंदर आपके पास बचेगा sin स्क्वायर x, और उसमें अब हम लिमिट्स डालने वाले हैं 0 से 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा sin स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर 0 इज 0, तो बेसिकली योर आंसर इज sin स्क्वायर 1/2, दिस इज योर आंसर। अच्छा, अब यही आंसर यहां से भी आ जाएगा। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो एक्चुअली आंसर भी डेफिनेट आना है, एक फिक्स्ड आना है, ठीक है, चाहे आप इंटीग्रेशन के मेथड अलग अलग कर लो। देखो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैं आपको हमेशा बता रहा था कि भाई हमें अलग अलग आंसर्स, ऐसे आंसर्स आ सकते हैं जो दिखने में अलग अलग हों, देयर इज पॉसिबिलिटी, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में चाहे आप इंटीग्रेशन का मेथड चेंज कर लो, फाइनल जो रिजल्ट आना है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आनी है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही आई। तो जैसे यहां पर हम इस मेथड से भी कर लेते हैं, अगर इसको इंटीग्रेट करना है हमारे को, ठीक है, तो हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। जैसे sin x को t डालेंगे तो sin x हमारे पास जो आ जाएगा वो cos x dx हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, तो वी कैन हैंडल इट बोथ वेज, ठीक है। तो जैसे अगर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है तो आप इसको क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो आपके पास ये क्या बनेगा, आपके पास ये बनेगा 0 to 1, 1/2 बाहर, 2 sin x cos x, इट विल बिकम sin 2x,
dx, ऐसे बन जाएगा आपका। sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, 1/2 बाहर और यहाँ पे माइनस यहाँ पे आ गया और ये आ जाएगा cos 2x बाई 2 एंड लिमिट्स विल बी 0 to 1, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपने ये वाला उतार लिया हो, ये फर्स्ट सॉल्यूशन था, मैं सेकंड सॉल्यूशन अब आपको बता रहा हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास -1/4, अपर लिमिट डालेंगे, आ जाएगा cos of 2 माइनस cos of 0 is 1, लोअर लिमिट इज 0, cos of 0 is 1, तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 1 माइनस cos of 2। अच्छा, 1 माइनस cos of 2 को साइन स्क्वायर, 1 माइनस cos 2 थीटा इज what it is 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो 1 माइनस cos थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2 बाई 2 दैट इज साइन स्क्वायर 1 अपॉन 4, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो देखो वही आंसर आ गया, साइन स्क्वायर 1/2, इस तरीके से। ठीक है, फिर सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, खैर सब्स्टिट्यूशन मैं थोड़ा समय के बाद बताऊंगा आपको। तो अच्छा, सो व्हाट वाज द मेन थिंग, द मेन थिंग इज दैट अगर यहां पर स्पेसिफाइड ना हो तो ये लिमिट्स हमेशा इंटीग्रेटिंग वेरिएबल की ही होती है, ये वैल्यूज अगर स्पेसिफाइड हो तो फिर वो अलग चीजों की भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको नोट डाल दो, इफ नॉट स्पेसिफाइड देन द लिमिट्स are always the values of integrating variable, if not specified then the limits are always the values of integrating variable। ठीक है, तो ये बात करी हमने लिबनिटीज रूल की कि भाई ये क्या है और किस तरीके से एक डेफिनेट आंसर आता है। तो सबसे पहले लिमिट डालना आपको आना चाहिए, है ये आप लोगों को आता भी होगा क्योंकि फिजिक्स में ही इतना कर चुके होते हैं इंटीग्रेशन की, लिमिट डालना तो सभी लोगों को आ चुका होता है बेसिकली अभी तक। राइट ऑन, नेक्स्ट लिखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। Geometrical interpretation of definite integration। Geometrical interpretation of definite integration मतलब ये कि भाई ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन है a to b fx dx, ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, लेट अस सपोज कि y इज इक्वल टू fx का ग्राफ है हमारे पास कोई भी। ठीक है, मान लो ऐसे करके दिस इज लाइक दिस इज आवर y इज इक्वल टू fx, और ऑफ कोर्स मैंने क्या बोला, जो ये a और b होती है किसकी वैल्यूज होती है, x की वैल्यूज होती है, जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो। और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो x यहां होता है x एक्सिस पे और y एक्सिस यहां होती है, तो ये x इज इक्वल टू a है। तो मान लीजिए आपकी ये x इज इक्वल टू a यहां है और अपर लिमिट जो है वो x इज इक्वल टू b है, तो वो x इज इक्वल टू b यहां है। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, जो यहां से x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू b और x एक्सिस और ये कर्व है y इज इक्वल टू fx, इन चारों के बीच में ये जो एरिया है, दिस एरिया इज एक्चुअली गिवन बाय दिस इंटीग्रेशन। जो इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है दैट इज इट रिप्रेजेंट्स द एरिया अंडर द इट रिप्रेजेंट्स द एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस। It represents the area between the curve and x axis and between the vertical lines x is equal to a and x is equal to b, है ना, क्योंकि जो लिमिट्स हैं they will specify these vertical lines कि कहां से कहां तक का एरिया, ये x is equal to a लाइन है और ये x is equal to b लाइन है, and we call it as the algebraic area। ठीक है, we call it as the algebraic area। जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वी कॉल इट एज एल्जेब्रिक एरिया। एल्जेब्रिक एरिया इसलिए क्योंकि कई बार ये एरिया नीचे भी जाएगा, वो अभी मैं समझाता हूं। लिखिए डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ
एफ एक्स, या ऐसे लिखे डेफिनेट इंटीग्रेशन, ऐसे करके लिखना इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, डेफिनेट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स gives us the algebraic area bounded by gives us the algebraic sum of areas, ऐसे भी लिख सकते हैं, gives us the algebraic sum of areas bounded by the curve y is equal to fx and x-axis, bounded by the curves y is equal to fx and x-axis, and the vertical lines x is equal to a and the vertical lines x is equal to a and x is equal to b. And the vertical lines x is equal to a and x is equal to b. ठीक है, तो अब हम देखते हैं एल्जेब्रिक एरिया का क्या मतलब है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, एल्जेब्रिक एरिया। तो देखो एक्चुअली क्या है, ये वाला जो कर्व है, ये कर्व तो हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है, लेकिन कभी कभी ऐसे हो सकता है कि भाई हमारा जो कर्व है एफ एक्स वो ऊपर भी हो, फिर नीचे भी हो, फिर ऊपर भी हो, फिर नीचे भी हो, समवट लाइक दिस, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा जो x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी है, मान लीजिए यहां पर है, दिस इज अवर x इज इक्वल टू ए एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन, एंड समवेयर हियर लेट अस सपोज हियर इज x इज इक्वल टू बी एंड दिस इज द वर्टिकल लाइन। सो और ये कौन सा कर्व है, ये एफ एक्स कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर हम इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स करते हैं तो उसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन, ज्योमेट्रिकली इसका क्या मीनिंग है। तो ज्योमेट्रिकली जो इसका मीनिंग है वो मीनिंग मैंने आपको क्या बताया, एक्स एक्सिस और ये कर्व और ये वर्टिकल लाइंस के बीच का एरिया, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब यहां पर अब कुछ एरिया अबव एक्स एक्सिस आएगा, कुछ एरिया बिलो एक्स एक्सिस आएगा, फिर यहां पे कुछ अबव एक्स एक्सिस आ रहा है, फिर कुछ बिलो एक्स एक्सिस आ रहा है। तो एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है कि जो भी एरिया बिलो एक्स एक्सिस है दैट हैज टू बी टेकन विद अ नेगेटिव साइन, और जो भी एरिया अबव एक्स एक्सिस है दैट हैज टू बी टेकन विद अ पॉजिटिव साइन। लेट अस सपोज ये वाला एरिया आपका A1 है, ये वाला A2 है, इसको आप थोड़ी देर के लिए A3 मान लो और इस छोटे वाले को A4 मान लो। तो आपका ये जो इंटीग्रेशन है A टू बी एफ एक्स डी एक्स वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, इस तरीके से हो जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द एरियाज। जब हम एरिया बाउंडेड बाय कर्व निकालते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में निकालते हैं, ठीक है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग यही है, डेफिनेट इंटीग्रेशन मींस दिस थिंग। ठीक है, नथिंग एल्स। अच्छा, इसमें जो है एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, जैसे a टू b, a हमारे पास यहां छोटी वैल्यू है, a टू b जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सो आवर इंटीग्रेशन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, वी आर इंटीग्रेटिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कभी हमारे पास मान लो जैसे हमारे पास ये है, जैसे ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया मान लो हमारे पास कैपिटल ए है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कैपिटल ए। तो हमारा इंटीग्रेशन जब हम ए टू बी कर रहे हैं, तो ए टू बी मतलब इस तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं। अगर हम यहां पर इंटीग्रेशन बी टू ए करें एफ एक्स डी एक्स, कहने का मतलब ये है कि यही कर्व है हमारे पास, यही कर्व है। ठीक है, और लेकिन b यहां है, a यहां है, तो b टू a मतलब हम इस डायरेक्शन में अगर कर रहे हैं b टू a लाइक दिस। ठीक है, और जो लोअर लिमिट है वो ज्यादा बड़ी है और अपर लिमिट जो है वो छोटी है, इफ इट इज लाइक दिस। तो ऑफ कोर्स ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम रहेगा, बट साइन विल बी नेगेटिव, माइनस a।
because the direction of integration is along this direction, it is we are integrating here. ठीक है. अच्छा, अगर हमारे पास कभी ऐसे आ जाए, लेट अस सपोज हमारे पास इस तरीके से आ जाए, चलो ग्राफ से बना समझाता हूं मैं, ग्राफ से ज्यादा आसान होगा ये बात को पिकअप करना. कभी हमारे पास ऐसे आ जाए, मान लो हमारे पास कोई कर्व ऐसे है, ठीक है, और यहां पर ऐसे करके है, ये a है और ये b है, और हम इंटीग्रेशन b टू a कर रहे हैं, तो इसमें जो इंटीग्रेशन b टू a fx dx हम करेंगे, देखो एक तो ये कर्व x एक्सिस के नीचे है, x एक्सिस के नीचे होने की वजह से भी यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जो कर्व एक्सिस, जो पोर्शन x एक्सिस के नीचे है उसका एरिया बाउंडेड जो है दैट इज नेगेटिव, तो उसकी वजह से तो एक नेगेटिव आएगा ही आएगा, लेकिन एक नेगेटिव उसकी वजह से भी आएगा क्योंकि हमारी डायरेक्शन b टू a है, हम हायर से लोअर लिमिट की तरफ जा रहे हैं, तो एक नेगेटिव और आएगा, तो माइनस a आएगा, सो अल्टीमेटली इट विल बिकम प्लस a. तो अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं और ये शेडेड रीजन जो है, इस शेडेड रीजन का जो एरिया है वो कैपिटल A है, तो यहाँ पे दो कारणों की वजह से नेगेटिव आएगा, एक तो कर्व बिलो x एक्सिस है और दूसरा है डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम b टू a, b इज ग्रेटर देन a, तो दोनों की वजह से नेगेटिव दो बार आएगा तो पॉजिटिव a बन जाएगा. तो कभी कभी ये छोटी मोटी चीजों की भी जरूरत पड़ जाती है, बेसिक्स है बेसिकली, these are nothing else but these are the small little basics that you need to understand. जैसे इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं. Let us solve a small little bit of question on this.